हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 9 इकोनॉमिक्स का 18 चैप्टर हाउ डज द प्रोडक्शन टेक प्लेस इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो प्रोडक्शन कैसे होता है किसी भी लोकेशन में, उसके हम 4 फैक्टर्स हमने देखे थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हम एक केस स्टडी रायपुर को देख रहे थे कि रायपुर जो एक एक्सपांडिंग सिटी है वहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं कुछ समय में, उसके बारे में हम देख रहे थे। तो हमने यहाँ पे लैंड के बारे में देख लिया था और उसके बाद हम लेबर के बारे में देख रहे थे और लेबर का ही आगे का एक पोर्शन है उसको हम लोग को डिस्कस करना है, लेबरर्स इन सिटी रायपुर एज एन एग्जांपल। तो इसके बारे में देखना है। तो टिल नाउ वी हैव लुक्ड एट द रोल दैट लैंड प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन रायपुर सिटी। अपार्ट फ्रॉम लैंड, द डेवलपमेंट ऑफ अ सिटी डिपेंड्स ऑन पीपल हु वर्क इन फैक्ट्रीज, ऑफिसर्स, शॉप्स, स्कूल्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन। तो जैसे कि पहले के सेक्शन से हमने डिस्कस किया था कि लेबरर्स का मतलब ये नहीं होता है कि जो सिर्फ मजदूरी कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसे ऐसा लेबरर कहा जाता है जब हम प्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि लैंड का क्या रोल होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, जैसे कि हम जब रायपुर सिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब लैंड के अलावा, अपार्ट फ्रॉम लैंड मतलब लैंड के अलावा भी अगर किसी सिटी का हमको डेवलपमेंट देखना है तो हमको ये देखना होगा कि वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, ऑफिसेस में, स्कूल्स में, शॉप्स में और किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो उनका क्या रोल है। तो रायपुर इज नो डिफरेंट। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज ड्रॉन मेनी पीपल लिव इन द सिटी बोथ फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड द सिटी। तो रायपुर कोई अलग डिफरेंट सिटी नहीं है जैसे कि हर सिटी में होता है। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ साथ लोग जो है वो दूसरे सिटीज से और सिटीज के अंदर जो है वो भी मतलब वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन क्या है, लगातार बढ़ते जा रही है और इकोनॉमी भी क्या है, लगातार एक्सपांड होते जा रही है। इससे जो है सर्विस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला, मतलब सर्विस सेक्टर में काफ़ी बढ़ावा हुआ है। तो many people have come from other states and various parts of Chhattisgarh to work in factories and different services. A large part of workforce commutes daily from neighboring rural areas. People from within a 25-kilometer radius on cycle and other modes of transport. तो काफ़ी सारे लोग, बहुत सारे जो लोग हैं अलग अलग स्टेट से, अलग अलग छत्तीसगढ़ के पार्ट से फैक्ट्रीज में, डिफरेंट सिटीज़ में काम करने के लिए आते हैं। और ये जो बहुत सारी जो लोग हैं ये कुछ तो वहाँ रायपुर में आके रहते हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, डेली अप डाउन करते हैं। कम्यूट्स डेली मतलब अप डाउन करना, मतलब दूसरी सिटी से अपने किसी भी साधन के तौर पर किसी भी साधन से दूसरे जो एरिया है वहाँ तक आना। तो नियर बाई जो रूरल एरियाज हैं, देखिए नियर बाई जो रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं वो डेली जो है अपने साधन से वहाँ पे आते हैं। और लोग जो है जो 25 किलोमीटर तक के अंदर में लोग साइकिल्स में तक आते हैं, अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे आते हैं और वहाँ से आके रायपुर में काम करते हैं। तो दे इंक्लूड डेली वेज अर्नर्स। तो इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, डेली वेज अर्नर्स होते हैं, अनस्किल और स्किल वर्कर्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिक्स हो गया, फैब्रिकेटर्स हो गया और कुछ जो वर्क करती हैं फैक्ट्रीज में। सिमिलरली जो है डेली वेज वर्कर्स, मैशन, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये सारे जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एंगेज रहते हैं। अनदर कैटेगरी ऑफ लेबर इंक्लूड सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, अकाउंटेंट एक्सेट्रा हु एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज एंड अदर बिजनेसेस। तो अलग अलग कैटेगरी के वर्कर्स होते हैं। तो डेली वेज वर्कर्स कौन होते हैं, जो एक दिन काम करते हैं और उनके जो उसी दिन का रोजी है वो फिर से उनको मिलता है। और ये ऐसे वर्कर्स होते हैं जो अगर छुट्टी ले तो उनको उस दिन के पैसे नहीं मिलते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, डेली के बेसिस में इनको तनख्वाह मिलती है। मैशंस जो मिस्त्री वगैरह होते हैं जो घर बनाने का काम करते हैं, कारपेंटर्स जो बढ़ई जो होते हैं जो लकड़ी का काम करते हैं, प्लम्बर्स जो नल फिटिंग का काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियंस जो इलेक्ट्रिसिटी से वायरिंग वगैरह का काम करते हैं। तो ये सारे जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में एंगेज रहते हैं। और अनदर कैटेगरी क्या होता है, जैसे कि सुपरवाइजर्स हो गए, वही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। वहाँ पे क्या है, एक आदमी को रखा जाता है ताकि वो देख सके कि जो उस काम कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन में, प्लम्बर, मैशन, ये सब अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। और भी फैक्ट्रीज में सुपरवाइजर्स होते हैं, वैसे ही मैनेजर्स होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं। तो ये सारी फैक्ट्रीज या अदर बिजनेस में एम्प्लॉयड होते हैं। द सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो डाइवर्स डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ सर्विसेज पीपल आर एंगेज्ड इन। तो सर्विस सेक्टर भी बहुत बड़ा है और ये जो लोग जिस तरीके की सर्विस दे रहे हैं उसके
अकॉर्डिंगली हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। जैसे स्कूल की सर्विसेज अलग होती हैं, अभी हमने देखा कि फैक्ट्रीज की सर्विसेज अलग होती है, जो नाई जो बाल काटता है उसकी सर्विसेज अलग होती है। तो जनरली जो सर्विसेज कवर करता है होलसेल और रिटेल ट्रेड को कवर करता है, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, होटल्स, रेस्टोरेंट, मोबाइल, इंटरनेट, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हेल्थ, एंटरटेनमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इतने सारे वास्ट एरियाज को क्या करता है, ये कवर करता है। पीपल who traditionally migrate to the city mostly because of landless rural family। तो लोग जो है पहले क्या होता था, अगर उनको गांव में काम नहीं है, जो लैंडलेस है मतलब जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो शहर में जाकर काम करते थे। बट द कंटिन्यूइंग slump in agriculture, displacement and lack of employment opportunities in the villages are leading large number of people as from the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes of migrating to urban areas in search of employment। लेकिन जैसे जैसे जो है एग्रीकल्चर, खेती में नुकसान होते जा रहा है, लोगों का मन बदलते जा रहा है और रोजगार का काम कम है विलेजेस में, तो उसके कारण जो है जो अदर कास्ट के लोग हैं, जो SC ST OBC, ये सारे जो है अर्बन एरियाज मतलब जो शहरी जो इलाका है वहाँ पे जाते जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की सर्च में। अ सर्वे रिपोर्ट रिवील्स दैट 49% ऑफ पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन रायपुर स्लम्स आर शेड्यूल्ड कास्ट, 26% OBC, 13% माइनॉरिटीज एंड 9% शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड 2% अदर। तो ये एक सर्वे है जिसमें पता चलता है कि कौन से कास्ट के कितने परसेंट लोग रहते हैं। तो ये एक फोटो है ट्रैवलिंग टू द सिटी इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और ऐसे बहुत सारे जो छोटे छोटे गांव होते हैं जहाँ पे अगर ट्रेन फैसिलिटी होती है ना, तो वहाँ पे अगर सुबह की आप ट्रेन में देखेंगे तो इस तरह के हालात होते हैं जहाँ पे लोग ट्रेन में जो मिस्त्रीज हैं, जो लेबरर्स का काम करते हैं ना, वो पूरा लोकल ट्रेन में भर के आते हैं शहरों में काम करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू हम आगे बढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 2011 में लास्ट जब सेंसस हुआ था, सेंसस मतलब जनगणना हुई थी, तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है जो विद इन म्यूनिसिपल लिमिट्स में आता है रायपुर का, वो कितना था, 3.7 लाख पीपल था। और इसमें कौन से लोग थे, जो सैलरीड वर्कर्स हैं, वेज अर्नर्स हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड थे। तो ये सारे कैटेगरी जो है 3.7 लाख का। और अराउंड 40% ऑफ द वर्किंग पीपल इन अर्बन एंड इंडिया आर सेल्फ एम्प्लॉयड, अनदर 50% आर इन सैलरीड जॉब एंड रेस्ट आर डेली वेज अर्नर्स। तो कितने 40% जो शहरी लोग हैं, शहरी एरिया में रहते हैं, उसमें वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं 50% जो सैलरी बेसिस पे काम करते हैं, और बाकी जो है डेली वेज अर्नर होते हैं। तो सर रायपुर की भी सिचुएशन ऐसे ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि इन कैटेगरीज को हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर क्या होता है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर मतलब जो खुद का काम करता है, जो किसी के अंडर में काम नहीं करता, उसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर कहते हैं। तो विलेज सेलर्स हु बाई वेजिटेबल फ्रॉम द होलसेल मार्केट। तो जो वेजिटेबल सेलर्स, ओके, वेजिटेबल सेलर्स मतलब जो सब्जी बेचने का काम करते हैं, वो क्या करते हैं, होलसेल मार्केट जाते हैं, वहाँ से सब्जियाँ लेते हैं और उसको डिफरेंट लोकेलिटीज़ में अपने ठेले में या फिर गाड़ी में किसी भी साधन से क्या है बेचते हैं। तो ये एग्जाम्पल होता है सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर का। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो खुद का काम करता है। दी वर्क एंड अर्न ऑन देयर ओन, तो वो अपने तरीके से काम करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं, वो किसी के लिए एम्प्लॉयड नहीं होते। तो उनकी क्या अर्निंग्स होती है, वो जो उन्होंने थोक मार्केट से खरीद के सस्ते में सब्जी लाई और जो जगह घर जाके उन्होंने बेचा थोड़े ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन के साथ में। तो ये उनका डेली का जो काम रहता है, इससे प्रॉफिट गेन करते हैं। तो इनका इनकम क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, बदलते रहता है। बदलते कैसे रहता है, कभी उनको सब्जी सस्ती दाम में मिलती है और वो बेच देते हैं, कभी उनको सब्जियां मिलती है लेकिन वो बेच नहीं पाते, तो इस तरीके का। तो ये जो वर्कर्स हैं इनको ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ये सब फैसिलिटीज नहीं मिलती है। तो यहाँ पे हर एक जो बड़ा शहर होता है वहाँ पे एक लोकेलिटी होती है जिसे लेबर चौक कहा जाता है। तो वो वहाँ पे ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे लेबरर्स बैठते हैं और जिनको कोई काम रहता है, सर्च करते रहते हैं, तो वहाँ पे ऐसे आके उनको ले जाते हैं काम के लिए।
तो अनस्किल्ड लेबर्स कौन कौन होते हैं? तो देयर आर मेनी स्मॉल जॉब्स इन द सिटी, तो छोटे छोटे काफ़ी सारे जॉब्स है सिटी में, जैसे कि मैनुअल लेबर का काम हो गया, मजदूरी का काम हो गया, पेंट पुताई करने का काम हो गया, वाइट वॉशिंग, मेंटेनेंस का काम हो गया, ये अनस्किल्ड लेबर्स द्वारा किए जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ देम जो है रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए रहते हैं, तो इनका वर्क इरेगुलर होता है, तो इनकी अर्निंग्स भी इरेगुलर होती है। तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनस्किल्ड लेबर हैं। वैसे ही स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड मतलब जो एकदम मतलब वो पर्टिकुलर उन्होंने उसमें कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की है, कोई एकदम कोई डिग्री नहीं ली है, बस उनको आता है वो काम, उन्होंने सीख लिया है वो काम। जैसे कि व्हाइट वॉशिंग, पेंट पुताई का काम अगर अपने दीवार में अगर पेंट करना है वो आप भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए उतनी स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, लेकिन हमारे पास वो समय नहीं है तो हम किसी और से वो काम कराते हैं। तो ये क्या किस तरीके का जॉब आ जाता है? अनस्किल्ड लेबर होता है। जैसे कि घर में जो काम वाली दीदियाँ आती हैं जो काम करने के लिए, जो हाउस मेड्स आती हैं काम करने के लिए, तो क्या उस घर का काम जो है वो उस घर के लोग नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है तो वो दूसरों से करवाते हैं। तो इस तरीके के जॉब्स जो है वो अनस्किल्ड लेबर्स में आती है। अब स्किल्ड लेबर होते हैं, तो स्किल लेबर ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ऑक्यूपेशनल स्किल्स होती हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है, उन्होंने उस एरिया में पढ़ाई की होती है, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, टीचर्स हो गए, अकाउंटेंट हो गए, टेक्नीशियंस हो गए, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो स्किल्ड लोग होते हैं ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, ताकि उनको बहुत सारी बेनिफिट्स भी मिलती है उसके साथ साथ, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी होता है, मंथली सैलरी मिलती है, उनके पास असिस्टेंट्स होते हैं उनका हेल्प करने के लिए, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ उनको मिलती है, जैसे कि पीएफ हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया। तो इसका हम एग्जांपल देखेंगे, चार्टर्ड अकाउंट जो बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसके पास क्या है? ऑफिस है और इनके असिस्टेंट है जो उनका हेल्प करते हैं, उनको सैलरी मिलती है हर महीने और अलग अलग बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जो उसका सैलरी है और उसको खर्च करती है, और बाकी जो है उसको सेविंग्स में डाल देती है, और वो उस सेविंग्स को कवर करती है। कुछ अगर प्लान में अगर कोई फ्यूचर में कोई एक्सपेंडिचर है उसमें खर्चा करने के लिए। तो शी रिक्वायर्स अ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब सीए है तो सीए बनने के लिए कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है, और उसको कंटिन्यू करना पड़ता है अपना कमर्शियल एजुकेशन आफ्टर कॉलेज टू अटेंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट टू क्वालिफाई एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जैसे कि सीए करना होता है उसके लिए ग्रेजुएशन करना जरूरी रहता है, आई थिंक बीकॉम करना जरूरी रहता है, उसके बाद जो है हमको कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स क्वालिफाई करने होते हैं, जो सीए का एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। ओनली देन शी कम इन दिस हाईली स्किल्ड लेबर कैटेगरी, तो उसके बाद ही वो इस कैटेगरी में आती है। तो देयर आर मेनी अदर काइंड्स ऑफ सेमी स्किल्ड वर्क सच एज इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स, मैशन एक्सेट्रा। तो कुछ सेमी स्किल्ड वर्क्स भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन होने के लिए किसी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उनको वो काम आना चाहिए। अगर वो काम नहीं आएगा तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, उनको शॉक लग सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या क्या वर्क होते हैं और किस तरीके के वेजेस उनको मिलते हैं? जैसे कि एक फैक्ट्री वर्कर होता है जो रेगुलर है, उसको 7,000 से 15,000 पर मंथ तक की सैलरी मिलती है। वैसे ही फैक्ट्री वर्कर जो डेली बेसिस में काम करते हैं उनको 150 से 200 पर डे मिलता है, और स्किल्ड जो है उनको 3,000। तो इस तरीके का हमको यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड वेजेस दैट एम्प्लॉय शुड पे देयर एम्प्लॉयज इन सम ऑक्यूपेशन। द टेबल गिवन गिव्स द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉयर हैज़ टू पे हिज एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ। तो देखिए पहले क्या होता था, शोषण बोलते हैं ना, एक तरीके का शोषण होता था जिसमें कितने भी कम प्राइस में लोगों को रख लिया जाता था। इसलिए गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेज तैयार करके दिया है, जिसके अकॉर्डिंगली जो जहाँ पे काम करता है उनको मिनिमम उतना अमाउंट मिलना ही चाहिए। तो वेज रेट जो है डिक्लेयर किया था 2014-15 में, और रायपुर में भी ये इम्प्लीमेंट हुआ था, और पूरे स्टेट जो छत्तीसगढ़ का है उसमें ये इम्प्लीमेंट होता है। तो वेज रेट पर डे के हिसाब से ये दिया हुआ है। जैसे फार्मिंग है वहाँ पे अनस्किल्ड काम है, ये 149 रुपीज़ का है, और जो क्लॉथ प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ 214, और तो इस तरीके का, और प्रिंटिंग प्रेस में, होटल शॉप्स में। अब उसके बाद हमको प्रोडक्शन करना है तो उसकी प्लानिंग हमको कैसे करनी है। वी हैज सीन अर्लियर दैट 4 फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो हमने देखा लैंड, लेबर,
ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें देखी। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ हमने देखी। अब हमको डिस्कस करना है लैंड लेबर, तो हमारे पास हो गया, लेकिन हमको क्या है, प्लानिंग भी करनी ज़रूरत है। तो हम ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने का कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि कैसे प्रोडक्शन जो है लैंड और लेबर को यूज़ करता है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, मिनरल, ओट्स, इनको यूज़ किया जाता है। तो सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या होती है, लेबर होता है। तो सम प्रोसेस जो है उनमें हाईली क्वालिफाइड और स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है ताकि वो काम, उस स्पेशलाइज्ड वर्क को करे, और अदर प्रोसेस जो है उसमें सिर्फ फिजिकल लेबर की ज़रूरत होती है। तो ईच वर्कर प्रोवाइड रिक्वायर्ड लेबर टू कैरी आउट द प्रोडक्शन। तो हर एक वर्कर्स जो है एक रिक्वायर्ड लेबर जो प्रोवाइड करता है ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस हो सके। तो हियर लेबर डजंट मीन ओनली फिजिकल लेबर विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ द वर्ड। इट मीन्स एनी form of human effort that is required to carry out the production process। तो अब यहाँ पे जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि लेबर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेबर की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ह्यूमन एफर्ट है ना, कहाँ पे भी काम हो रहा है तो उस काम में जो एफर्ट लगाया जाता है जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस आगे बढ़ता है उसे लेबर कहा जाता है। तो इसके लिए द वर्कर अर्न्स अ वेज दैट इज पेड बाय द एम्प्लॉयर। द रिलेशनशिप इज दस एस्टैब्लिश्ड बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो इसके लिए जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर मतलब जो काम देने वाला है, जिसकी फैक्ट्री है, वो एम्प्लॉयर होता है। तो वो जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय, ठीक है, जो उनका लेबर है उसको क्या करते हैं, पैसे देते हैं, वेज देते हैं, जिन्हें तनख्वाह बोली जाती है। तो इससे एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। तो हमने दो फैक्टर्स जो है लैंड और लेबर, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हमको नेक्स्ट देखना है कैपिटल, फिर इसके बाद हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में देखेंगे। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ कैपिटल। तो दो तरीके का कैपिटल होता है, एक फिजिकल कैपिटल होता है, फिक्स्ड कैपिटल होता है, एंड वर्किंग और वेरिएबल कैपिटल। ठीक है, तो फिजिकल और फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग और वेरिएबल कैपिटल, तो ये दो तरीके के कैपिटल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल और फिक्स्ड कैपिटल। तो दिस कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, ये क्या होता है, इनका ये दिस कंसिस्ट ऑफ किससे कंसिस्ट होते हैं, किससे बने हुए हैं, तो जो हमने इक्विपमेंट्स लगाए हैं, मशीन्स लगाए हैं, जो हमने बिल्डिंग लगाए हैं, तो दिस मशीन्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्क्स। तो हमने कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की, तो उसके लिए हमने क्या किया, लैंड लिया, उस लैंड में हमने कुछ बिल्डिंग बनाई, तभी तो उसके अंदर हम मशीन्स और इक्विपमेंट्स रखेंगे। तो मशीन बनाई, मशीन लाए, हमने मशीन इंस्टॉल करवाई, इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करवाए। तो ये जो है ये क्या है, फिक्स्ड या फिर फिजिकल कैपिटल में आते हैं। तो ये जो मशीन्स है ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्क को करेंगे। तो एग्जाम्पल, plumbers, electrician, mason, etc. use simple tools. The vegetable cutter seller uses hand cart to sell vegetable. A roadside barber uses razor to shave. तो ये सारे जो है फिजिकल कैपिटल में आते हैं। तो फैक्ट्रीज में जो है कॉम्प्लेक्स मशीन्स यूज होती हैं, जैसे कि टरबाइन, बॉयलर, फर्नेसेस, कंप्यूटराइज ऑटोमेटिक मशीन्स एक्सेट्रा। तो दिस इक्विपमेंट्स इज नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल प्रोडक्शन साइकिल बट ऑपरेट्स फॉर ईयर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो इक्विपमेंट्स है, ये बड़े बड़े जो टरबाइंस, बॉयलर्स, ये सब जो हम फैक्ट्रीज में लगाते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज होगा, फिर उसके बाद हम थ्रो कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा पैसे में आती हैं और इसको हमको सालों तक हम यूज़ करते हैं ताकि गुड्स को प्रोड्यूस कर सके। और समय के साथ साथ इनको रिपेयर करने की ज़रूरत है, इनमें मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है ताकि वो स्मूथली रन कर सके। तो इन एसेट्स को क्या कहा जाता है, फिजिकल और फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। उसके बाद है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो रॉ मटेरियल, जो फाइनेंस होता है, जिससे ये प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इसकी ज़रूरत होती है, तो इसे क्या कहा जाता है, वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। तो वेरियस काइंड्स, तो अलग अलग तरीके के रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं अलग अलग प्रोडक्शन प्रोसेस में। जैसे कि बाम्बू जो है, बांस का ज़रूरत होता है ताकि बास्केट बनाया जा सके। ब्रिक्स का ज़रूरत होता है, आयरन रॉड्स की ज़रूरत होती है, सैंड सीमेंट की ज़रूरत होती है कंस्ट्रक्शन वर्क में, और भी बहुत सारी चीजें। तो अनलाइक फिजिकल कैपिटल, दिस रॉ मटेरियल आर कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जैसे कि हमने फिजिकल कैपिटल में देखा, तो फिजिकल कैपिटल क्या होता है, फिक्स होता है, जिसे हम काफ़ी समय तक यूज़ करते हैं। वैसे ही वर्किंग कैपिटल क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है जिसको हम लाते हैं और हम यूज़ करके उससे जो है फिनिश गुड्स बना देते हैं। तो ये क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। कंज्यूम मतलब यूज़ हो जाता है, इसका अस्तित्व खत्म होकर एक फिनिश गुड का अस्तित्व आ जाता है। तो मनी इज नीडेड टू पे द वेजेस ऑफ वर्कर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन। और पैसे भी चाहिए भाई, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको देने के लिए। द प्रोसेस
The process takes a certain amount of time for completion. Thereafter, arrangements have to made for these goods and services to be sold in the market. अब भाई रॉ मटेरियल्स आ गए, रॉ मटेरियल्स को का यूज़ करके जो गुड्स बनाए जा रहे हैं, जो वर्कर्स उसमें काम कर रहे हैं, उनको भी हमने सैलरी दी। अब उसके बाद अरेंजमेंट्स बनाने पड़ते हैं जो फिनिश गुड बना है, जो सर्विसेज है, उसको मार्केट में सेल करने के लिए। तो मनी अर्न फ्रॉम सेलिंग दिस गुड्स, अब जो प्रोडक्ट्स है, गुड्स है जो बनाए हैं, उसको बेचने के बाद जो पैसा बचता है, पैसा मिलता है, ये मार्क करता है कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। तो दिस मनी इज यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस रॉ मटेरियल एंड पे वेजेस इन द नेक्स्ट प्रोडक्शन साइकिल। तो इसी मनी को हम यूज करके क्या है, नेक्स्ट जो प्रोडक्शन साइकिल है, जहाँ पे हम फिर से रॉ मटेरियल खरीदेंगे और जो वर्कर्स हैं उसको सैलरी देंगे, तो ये नेक्स्ट हमको यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक प्रोडक्शन साइकिल दिया गया है। तो प्रोडक्शन साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है, गेट मनी फ्रॉम द सेल, परचेज किया जाता है रॉ मटेरियल और वेजेस पे की जाती है, फिर उसके बाद अंडरटेक होता है प्रोडक्शन प्रोसेस, फिर सेल किया जाता है उसको मार्केट में, फिर से मनी जो है सेल से हमको मिलता है, फिर हम उसका रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। तो रॉ मटेरियल और जो फाइनेंशियल्स हैं ये इंश्योर करते हैं गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, और इनको क्या कहा जाता है, वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। तो ये कैपिटल जरूरी होता है ताकि हम प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करें, और इनसे जो मनी हमको अर्न होता है उसको हम नेक्स्ट प्रोडक्शन साइकिल में यूज़ करते हैं। और इस कैपिटल में जो डिफरेंट आता है, ठीक है, जो कंज्यूम हुआ और एग्जॉस्टेड हुआ, ठीक है, ये जो हर बार जो कैपिटल है ये डिफरेंट होता है। तो ईच प्रोडक्शन साइकिल जो है रिक्वायर्स करता है, क्या जरूरत पड़ती है, एक फ्रेश वर्किंग कैपिटल की। तो हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि हमको प्रॉफिट ही हो और हमारे पास इतने पैसे आ जाए कि हम रॉ मटेरियल्स को उस पैसे से खरीद सकें, और कई बार ऐसा ज़रूरत भी नहीं होता है कि जितना हमको यहाँ पे सेल हुआ है वो सारा हम रॉ मटेरियल्स में लगाएं। तो ये जो साइकिल है ये क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग दी गई हुई है, तो ये एक ऑफिस की बिल्डिंग है। तो अरेंजिंग फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, तो फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल को कैसे अरेंज किया जाता है। तो बोथ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल्स आर नीडेड फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। पीपल अरेंज दिस कैपिटल फ्रॉम देयर सेविंग or by using land or building they own. They can also take a loan from a bank or borrow from other financial sources. The prevailing interest rate has to be paid under when returning money loaned by bank or money lender. तो जो both fixed और working capital है ये production process में ज़रूरी है। तो लोग इसके लिए पैसा कहाँ से लाते हैं, या तो उनके पास कोई सेविंग होती है या कोई बिल्डिंग लैंड होती है जिसको वो ऐसा कैपिटल यूज़ करते हैं, और नहीं तो वो क्या करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं या कोई फाइनेंशियल सोर्सेस है वहाँ से वो पैसे उधार में ले लेते हैं, जो भी इंटरेस्ट रेट के साथ है उनको पैसे जो है बैंक या फिर को जो भी मनी लेंडर है जिससे उन्होंने पैसे लिए हैं उनको वापस करने पड़ते हैं। तो इंटरेस्ट रेट वेरी करता है डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस से। तो बैंक का चार्ज होता है एनुअल रेट 11 to 18% तक। लोन अदर इनफॉर्मल सोर्सेस होते हैं, जैसे कि ट्रेडर्स से हम ले लिए, किसी मनी लेंडर से ले लिया, ट्रेडर्स मतलब कोई व्यापारी, मनी लेंडर जो पैसे उधार में देता है, और इनके इंटरेस्ट जो है हाई होते हैं, जैसे कि 30% से और इवन 200% ईयर, इतने ज़्यादा इंटरेस्ट भी होते हैं। तो पीपल जो है रिलाय करते हैं अलग अलग सोर्सेस में लोन्स लेने के लिए। तो दे टेक प्रोडक्शन लोन्स फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेस लाइक बैंक, कोऑपरेटिव bank linked self-help groups, but most low income family depend on informal sources like money lenders and wholesale traders. Sometimes they also take loan from friends and relatives. It is necessary to ensure these people can access formal source of loans. तो पीपल जो है, देखिए फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स क्या होते हैं, जो बैंक कोऑपरेटिव हमसे यहाँ से लेते हैं, जहाँ पे आपको एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, जहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ते हैं जिसके बेसिस पे आप लोन लेंगे। लेकिन ये जो छोटे इनकम वाले जो लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनके पास ये सारे पेपर वर्क करने के लिए इतना वो नहीं रहता, ये इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते। तो ये क्या करते हैं, जो पैसे उधार में देते हैं उनके पास जाके लोन ले लेते हैं, और कभी कभी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी जाके पैसे ले लेते हैं। तो ये इंश्योर करना चाहिए कि हमको जो है लोन जो है फॉर्मल सोर्सेज से ही ले। अब लास्ट टॉपिक जो है एंटरप्रेन्योरशिप जो ये सारे प्रोसेस को हैंडल करता है। तो लास्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो प्रोडक्शन जो रिक्वायर्स करता है, ठीक है, इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए आपका प्रोसेस में, फेथ होना चाहिए वेंचर में, एबिलिटी टू यूज लैंड, लेबर एंड कैपिटल मीनिंगफुली। द ओनर ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और द मैनेजर ही एम्प्लॉयज प्रोवाइड दिस एक्सपर्टाइज। तो एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जिसके पास पूरी डीप नॉलेज हो कि उनको प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे करना है, ठीक है, उनको लैंड जो है, जमीन उनके पास है, उसको कैसे यूज़ करना है, लेबर और कैपिटल को कैसे मीनिंगफुली यूज़ करना है। तो ये जो मैनेज करता है ये सारी चीज़ को, जो ओनर है, जो फिक्स्ड कैपिटल मतलब उस फैक्ट्री का, उस ज़मीन का, वो
एंटरप्रेन्योर होता है तो ओनर्स जो है वो मार्केट में रिस्क लेते हैं तो whether or not they will find buyers for their goods and services. In our society, goods and services are mostly produced for sale in the market. The risk is that demand for the product may change during time it is produced and reach the market. तो भाई जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, मार्केट को एनालाइज करता है, रिस्क लेता है और वो इंश्योर करता है कि जो वो प्रोडक्ट बना रहा है वो मार्केट में लोग जो है वो खरीदे ही खरीदे। तो हमारी सोसाइटी में जो गुड्स और सर्विसेज जो है वो मार्केट में बेचने के लिए ही बनाए जाते हैं और ये रिस्क इसमें सबसे बड़ा क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है, ठीक है, वो उस प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद जब मार्केट में गुड्स उतरने चाहिए, जब कस्टमर्स को नीड है तब उतरना चाहिए। अभी जैसे बारिश का सीजन है, ठीक है, मेरी कोई फैक्ट्री है जहाँ पे मैं छाता बनाती हूँ, ठीक है, छाता बनने का जो प्रोसेस है अगर मैं उसको बारिश के बाद में अपने गुड्स को उतारूँ, मतलब अपने छातों को जो है मार्केट में लेके आओ, तो क्या उनकी वैल्यू रहेगी? नहीं होगी। तो टाइम पे जो है कस्टमर्स को वो चीज़ें मिलनी चाहिए ताकि उस मार्केट में उन चीज़ों की वैल्यूज हो। तो इट रिक्वायर्स करेज टू टेक मार्केट रिस्क। सच पीपल could be a small shop owner or large factory owner or the owner of a company with different business interest. People buy their goods and services. The owner can make profit or loss in the transaction. तो भाई जो एंटरप्रेन्योर है उसके पास मार्केट को एनालाइज करने की क्षमता होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि मार्केट में वो रिस्क ले सके। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, छोटे शॉप ओनर्स भी हो सकते हैं या बड़े फैक्ट्रीज के ओनर्स भी हो सकते हैं या किसी कंपनी के ओनर्स हो सकते हैं जिनके पास डिफरेंट बिजनेस आइडियाज हो। तो लोग क्या करते हैं, उनके गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हैं, तो इससे या तो वो प्रॉफिट गेन करते हैं या तो लॉस गेन करते हैं। तो आज की डेट में पीपल इन एरिया ऑफ बिजनेस हैव फेस ऑब्स्टिकल एंड प्रॉब्लम टू अर्न प्रॉफिट। बिफोर एम्बार्किंग अ प्रोडक्शन प्रोसेस दे हैव टू अरेंज रिक्वायर्ड रिसोर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल। सच पीपल विद करेज टू टेक रिस्क आर कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। तो जैसे कि हम एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं जिनके पास रिस्क लेने का जज्बा है, जो ये सोच सकते हैं कि कैसे जो भी ऑब्स्टिकल्स और या प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको वो सॉल्व करते हुए प्रॉफिट अर्न कर सके, कैसे जो है अपने जो लैंड, लेबर और कैपिटल को वो ईजिली और अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सके। तो ऐसा व्यक्ति जो रिस्क लेना चाहता है, जो रिस्क लेने की क्षमता रखता है, उन्हें एंटरप्रेन्योर्स कहा जाता है। तो हमको एक एग्जाम्पल लेना है, फ्यू एग्जाम्पल्स देखने हैं हमको एंटरप्रेन्योरशिप का। तो ये जो सेक्शन है कि हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे से बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बताऊंगी। जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप की ओनर जैन कॉम, ठीक है, जिन्होंने डेवलप किया था, अब तो ये ओनर नहीं है, इन्होंने व्हाट्सएप जो है सेल आउट कर दिया था। तो इनके बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।